दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भारतीय जनता पार्टी से भी ज्यादा राज्यों के विधानसभा चुनाव जीतने जरूरी क्यों हो गए? आखिर वो कौन सी परिस्थितियां हैं जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा राजनीतिक अस्तित्व ही विधानसभा चुनाव पर आकर टिक गया हो? दरअसल इस सवाल के पीछे की वजहों को जानने के लिए यदि हम कुछ घटनाक्रमों पर नजर डालें तो कई सारी तस्वीरें एक साथ साफ हो जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आर्थिक मोर्चे पर फेल दिखाई देती है। विदेश नीति के मोर्चे पर इस सरकार के हाथ में कुछ है नहीं। और इन सब से बढ़कर भारत के अंदर की सामाजिक परिस्थितियों की चर्चा करें तो ध्रुवीकरण की बुनियाद ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की स्थापित छवि को जिस तरह से नुकसान पहुंचाया है, उसमें हर मोर्चे पर पिछले 12 वर्षों की नरेंद्र मोदी सरकार को पास तो नहीं कहा जा सकता। और पिछले 12 वर्षों की नरेंद्र मोदी की सरकार की अगर एक लाइन में व्याख्या करनी हो तो दो तीन बातें साफ हो जाती है। मोदी की सफलता ही तीन चीजों पर टिकी हुई है: वोट, खोट और नोट। और वोट, खोट और नोट की बात मैं क्यों क्यों कर रहा हूं, तो जहां तक वोट की बात है, किस तरह से जनता के बीच से वोट हासिल करने हैं, इस कला में नरेंद्र मोदी पारंगत है। और बात यदि खोट की हो तो किस विपक्षी दल के किस नेता के ऊपर किस तरह से जांच एजेंसियों की तलवार लटकाई जा सकती हो, वो कोशिश नरेंद्र मोदी की सरकार में तेज है। और हर विपक्षी नेता के अंदर से, हर विपक्षी दल के अंदर से खोट ढूंढने की जो प्रक्रिया है वो अपनी जगह है। और बात यदि नोट की करें तो आप सब देख रहे हैं कि अलग अलग राज्यों के चुनाव में या केंद्र सरकार के द्वारा कभी किसान सम्मान निधि के माध्यम से, तो कभी 5 किलो राशन के माध्यम से, कभी किसी और माध्यम से जनता को हर समय चुनावी मौसम में नोट पहुंचाने की जो कोशिशें हैं, वो मौजूदा सत्ता की चुनावी सफलता का पर्याय बनती जा रही। और इसी वोट, खोट और नोट की प्रवृत्ति के सहारे राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव तो जीते जा सकते हैं, लेकिन इन चुनाव के आश्रय सरकार की सफलता को, सरकार की उपलब्धियों को सुनिश्चित किया जा सके, ऐसा कोई मैकेनिज्म न तो भारत में बना है, न ही पूरी दुनिया के लोकतंत्र में ऐसा कोई उदाहरण देखने को मिलता है। लेकिन भारत के अंदर मौजूदा दौर में एक रवायत ही बन चली है कि लोकतंत्र को चुनाव तंत्र में तब्दील कर दिया जाए, डेमोक्रेसी को इलेक्ट्रोक्रेसी में बदल दिया जाए, और चुनाव जीतने को ही सबसे बड़ा सफलता का पर्याय किसी सरकार के लिए अगर मानना शुरू हो जाए, तो उस परिस्थिति में डेमोक्रेसी के मूलभूत सिद्धांत कहीं ना कहीं फेल होते हुए दिखाई देते हैं। और फिर आम जनता के हिस्से क्या बचता है? आम जनता के हिस्से बचती है मुफलिसी, आम जनता के हिस्से बचती है बेबसी, और आम जनता के हिस्से बचती है 5 किलो राशन की सरकारी इमदाद पर चलने वाली एक ऐसी व्यवस्था, जिस व्यवस्था में सत्ता और जनता का संबंध नागरिक समाज और सरकार के संबंध जैसा न होकर वो संबंध दाता और पाता के बीच में विभाजित होता हुआ दिखाई देता है। और दाता और पाता के बीच में विभाजित हो रहे इस संबंधों को भाजपा की देखा देखी दूसरे राजनीतिक दलों ने भी अपने हिसाब से गढ़ना शुरू कर दिया, चाहे वो भाजपा के समर्थक हो या भाजपा के विरोधी हो। बिहार में भाजपा की समर्थक दल की सरकार ने ठीक चुनावी आचार संहिता लगने के पहले 10-10 हजार रुपए महिलाओं के खाते में डालने शुरू किए, और पूरा चुनाव ही 10,000 चुनाव में तब्दील होकर रह गया। यही काम कमोबेश कुछ स्तर पर हेमंता बिस्व शर्मा की सरकार असम में कर रही है। यही काम किस्तों में पैसे देने वाले फॉर्मूले के साथ ममता बनर्जी की सरकार कर रही है, और यही काम दूसरे राज्यों की सरकारें भी करती जा रही है। और इन सब के बीच जनता से कनेक्ट बनाते हुए जनता की मुफलिसी को अपने पक्ष में इस्तेमाल करने का जो फॉर्मूला एक जमाने में गरीब रैली और गरीब रैला के माध्यम से 90 के दशक में लालू यादव ने बिहार में शुरू किया था, राष्ट्रीय फलक पर उसी का एक नायाब नमूना दिखाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार नजर आ रही है। लालू यादव ने बिहार की गरीबी के सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए और जनता के वोटों को अपने पक्ष में भुनाने के लिए जिस तरह से उनकी गरीबी को उसकी ब्रांडिंग करते हुए अपने पक्ष में भुनाना शुरू किया, रैलियों के माध्यम से, सम्मेलनों के माध्यम से, जिस तरह से जनता दल या राष्ट्रीय जनता दल का एक वोट बैंक तैयार किया, बिल्कुल उसी फॉर्मूले पर चलते हुए मौजूदा नरेंद्र मोदी सरकार राष्ट्रीय स्तर पर इस देश में बढ़ती हुई खाई, आर्थिक असमानता,
क्षेत्रीय असमानता, जिसे रीजनल इम्बैलेंस कहते हैं, इन सब चीजों को अपने पक्ष में भुनाना शुरू किया है। कहां एक तरफ तेलंगाना की प्रति व्यक्ति आय अब 4 लाख रुपए को के करीब पहुंच रही है, और वहीं बिहार की प्रति व्यक्ति आय 1 लाख तो छोड़िए 75,000 को भी छूने की स्थिति में दिखाई नहीं दे रही है। इतनी बड़ी असमानता अब यदि अलग अलग राज्यों के अंदर देखें तो महाराष्ट्र के अंदर भी जो मुंबई की प्रति व्यक्ति आय है वो यवतमाल जिले की या विदर्भ के किसी दूसरे इलाके की गढ़चिरौली की प्रति व्यक्ति आय नहीं हो सकती। बात यदि गुजरात की करें तो जो प्रति व्यक्ति आय सूरत या अहमदाबाद की है वो बनासकांठा की नहीं हो सकती। और बात यदि हरियाणा की करें तो कहीं ना कहीं भिवानी और गुड़गांव को एक ही तराजू पर तौला नहीं जा सकता। यही स्थिति पूरे देश के अंदर जो बनती जा रही है, अब उस स्थिति का अगला चरण या अगला पड़ाव नरेंद्र मोदी सरकार के दौर में जो देखने को मिला वो ये दिखा कि सत्ता सिस्टम के अंदर 2 व्यक्ति राज करेंगे, कॉरपोरेट के अंदर 2 व्यक्ति राज करेंगे। इस देश के अंदर तमाम दूसरे कॉरपोरेट या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को इन्हीं दोनों में से या किसी एक के हाथ में सुपुर्द करने के लिए जांच एजेंसियों के डंडे का इस्तेमाल किया जाएगा। और उससे आगे बढ़कर देखने की कोशिश करें तो कई सारी चीजें ऐसी दिखाई देंगी कि एयरपोर्ट का मैनेजमेंट भी एक ही व्यक्ति के हाथ में, पोर्ट का मैनेजमेंट भी एक ही व्यक्ति के हाथ में, ज्यादातर पोर्ट और एयरपोर्ट एक ही व्यक्ति को दिए जा रहे हैं। दूसरी सीमेंट कंपनियों के प्लांट किसी न किसी बहाने किसी एक व्यक्ति की कंपनियों को दिए जा रहे हैं। किसान कानूनों को एक तरह से कॉर्पोरेट फ्रेंडली बनाया गया था, जिसे एक बाद में बहुत विरोध के बाद वापस लेना पड़ा। और रही बात नौजवानों की, तो नौजवानों की स्थिति मौजूदा दौर में पिसने के लिए और बेरोजगार बनकर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का हिस्सा बनकर कहां कितने फिट की किस देवता की प्रतिमा लगी है उसके लिए शौर्य गाथा गाते हुए माथे में पट्टा बांधकर घूमने से ज्यादा की रह नहीं गई है। और इसी तरह की बुनियाद के साथ मौजूदा दौर में भारत के लोकतंत्र को चलाने की रवायत का परिणाम यह निकल रहा है इनोवेशन के मामले में जीरो। आज जिस रफाल की चर्चा होती है उस रफाल के तमाम सोर्स आज भी उसकी मैन्युफैक्चरिंग कंट्री के पास है, जिस देश में वो बना है। और उस परिस्थिति में हर तरह से हम उस पर निर्भर हैं। बात यदि दूसरे इक्विपमेंट्स की करें तो कमोबेश वही हालत है। एक मोबाइल फोन और उसमें लगने वाले ईयरफोन से लेकर यहां तक कि साइकिलें भी विदेश से इंपोर्ट की जा रही है। चाइना की मैन्युफैक्चरिंग भारत के अंदर इस ढंग से घुसी पड़ी है कि भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर यानी औद्योगिक इलाका, औद्योगिक सेक्टर पूरी तरह से खड़ा होने की बात तो छोड़ दीजिए, लंगड़ा कर चलने की स्थिति में भी दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन इन सब के बीच नौजवान बेहाल, सर्विस सेक्टर काफी हद तक बेहाल, उद्योग बेहाल, किसान बेहाल और रीजनल इंबैलेंस अपनी जगह है ही। इन सब के बीच की परिस्थितियों को आप देखने की कोशिश करें तो इसमें बंगाल का चुनाव खड़ा है। इसमें बंगाल के चुनाव के साथ असम का चुनाव खड़ा है। और असम के चुनाव के दरमियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाय बागान के बीच, मजदूरों के बीच दिखाई दे रहे हैं। वोट के लिए कुछ भी करेगा। पश्चिम बंगाल के अंदर दीदी ओ दीदी का नारा पिछली बार फ्लॉप हो गया था। और उससे आगे बढ़कर देखने की कोशिश करें तो तमिलनाडु के जितने दौरे प्रधानमंत्री ने पिछले 2-3 सालों में किए हैं, शायद ही किसी दूसरे राज्य के उतने दौरे पीएम ने किए होंगे। बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी के लिए वहां पर अभी रेड कारपेट बिछाने जैसी स्थिति दिखाई नहीं दे रही है। और रही बात केरल की, एलडीएफ बनाम यूडीएफ के रोटेशन को जो केरल पिछली बार रोक चुका था, इस बार वो रोटेशन पूरा हो सकता है। लेकिन तब भी भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनावी स्पेस कितना बचेगा ये कहना मुश्किल है। लेकिन चुनावी स्पेस बनाने की कोशिशों से नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी बाज कहां आने वाली। जहां सत्ता डायरेक्ट मिले वहां ठीक है, जहां डायरेक्ट ना मिले वहां विधायकों को किसी दूसरे राज्य की राजधानी में भेजकर सत्ता हासिल की जाए वो भी ठीक है। और जहां उस रास्ते से भी ना मिले, जहां जबरदस्त मैंडेट किसी नेता के नाम पर मिले, उस नेता को 3-4 महीने में रुखसती का फरमान देकर राज्यसभा पहुंचाकर वहां की सत्ता भी अपने पाले में कैसे कर ली जाए, ये तमाम कोशिशें एक तरफ है। लेकिन इन तमाम कोशिशों के बावजूद पश्चिम बंगाल का शासन गुजरात लॉबी चलाएगी, ये पश्चिम बंगाल की जनता को गवारा नहीं। और यही कारण दिखाई देता है, बंगाल जीतना तो चाहते हैं मोदी, सीधे सीधे ज्ञानेश कुमार, अमित शाह को एक कैटेगरी में लाकर खड़ा कर रही है टीएमसी।
और दोनों को हराने की बात कर रही है। यानी एक संवैधानिक संस्था को भी एक पार्टी के पक्ष में दिखाने की परिस्थितियां जो पश्चिम बंगाल के अंदर पैदा हुई है वो अकारण नहीं है, क्योंकि मामला रोज बरोज सुप्रीम कोर्ट पहुंच रहा है और हालात तो ये बन रहे हैं कि ममता बनर्जी को अपनी वकील वाली भूमिका में सुप्रीम कोर्ट में नजर आना पड़ रहा है। अब भी बंगाल के अंदर 30-35 लाख वोटर वोट डाल पाएंगे या नहीं डाल पाएंगे, ये सवाल ममता बनर्जी की वजह से नहीं बना है, ये सवाल दरअसल ज्ञानेश कुमार के आयोग की गतिविधियों की वजह से बना है, वेरिफिकेशन की कोशिशों की वजह से बना है। और वेरिफिकेशन भी क्या वाकई अच्छी नीयत से किया गया है, ये अब संदेहास्पद परिस्थिति में पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि अच्छी नीयत से किया जाता तो कई सारे ऐसे सवाल थे जिनका जवाब मिल जाता। लेकिन चर्चा का मूल विषय दरअसल आज यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव जीतकर अपनी सत्ता की कमजोरियों को कैसे पार पाना चाहते हैं। सत्ता की कमजोरियां घरेलू मोर्चे पर आपने देख ली, मैं अभी चर्चा कर चुका उसकी, लेकिन सत्ता की उस कमजोरियों को यदि अंतर्राष्ट्रीय और व्यापक आर्थिक मोर्चे पर देखने की कोशिश करें तो देश के लोगों को बड़ा अजीब लग रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाला देश भारत ईरान के मामले में मध्यस्थता की स्थिति में खुद को नहीं पा रहा है और पाकिस्तान खुद को मध्यस्थता की स्थिति में पा रहा है। कभी पाकिस्तान के प्रतिनिधि, उसके नुमाइंदे चीन जा रहे हैं तो कभी ईरान से बातचीत की टेबल तैयार करने की कोशिश करते दिख रहे हैं। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री के सोशल मीडिया पोस्ट को अलग अलग समय पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी इंडोर्स कर रहे हैं। भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय साख और भूमिका को गंवाता कैसे चला गया, और पाकिस्तान जैसा देश जिसने पूरी दुनिया में आतंक की फैक्ट्री खोल रखी है, उस देश को मध्यस्थता जैसा जिम्मा यदि मिलने की परिस्थिति बन रही है तो क्या यह भारत का डिप्लोमेटिक फेल्योर नहीं है? क्या यह कूटनीतिक रूप से भारत की का फेल्योर नहीं माना जाएगा? और जरा इससे आगे की परिस्थितियों को देखने की कोशिश करें तो जब से एस जयशंकर विदेश मंत्री बने हैं तब से देखा जा रहा है कि भारत के किस पड़ोसी देश के साथ भारत के संबंध बहुत अच्छे हैं। पाकिस्तान की बात छोड़ दीजिए, क्या नेपाल के साथ संबंधों में पहले जैसी गर्मजोशी है? क्या बांग्लादेश के साथ संबंधों में पहले जैसी गर्मजोशी है? क्या म्यांमार और श्रीलंका के साथ संबंधों में पहले जैसी गर्मजोशी है? स्वाभाविक है कि नहीं है। फिर पड़ोसी मुल्कों के साथ यदि दुनिया के किसी भी देश के संबंध सहज नहीं हो, उस परिस्थिति में किसी भी देश की विदेश नीति को सफल नहीं माना जाता। पर रही बात ईरान इजराइल के बीच मध्यस्थता की, खामनेई के बाद उनकी अगले जनरेशन के साथ बन रही सत्ता के साथ समीकरणों को जोड़ने की, ये सब बातें दूर की बातें हो जाती है। अब भी देश के अंदर इस युद्ध का परिणाम ये दिख रहा है कि पेट्रोल पंपों पर केरोसिन तेल बेचने का नोटिफिकेशन निकालना पड़ रहा है। रसोई गैस के लिए अलग अलग शहरों से लाइन लगने की खबरें आ रही है, लेकिन सत्ता अभी भी, सिस्टम अभी भी चुनावी मोड में दिखाई दे रहा है। चुनाव ही सब कुछ है, चुनाव जीत लेना ही येन केन प्रकारेन, चाहे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हो या स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के ऊपर सवालिया निशान हो, हर हालत में चुनाव जीत लेना ही एकमात्र राजनीतिक कामयाबी बनता जा रहा हो तो उस देश के अंदर विदेश नीति, आर्थिक नीति और सामाजिक नीति की बातों को तो छोड़ दीजिए। सिस्टम और सत्ता के सहारे चलने वाला देश नागरिक समाज की बुनियादी जरूरतों को दरअसल समझ नहीं सकता, क्योंकि जब भी सत्ता और सिस्टम का कॉकटेल पूरे नागरिक समाज के ऊपर हावी होना शुरू करता है, वहीं पर क्रोनिक कैपिटलिज्म यानी सत्ता के चापलूस पूंजीवाद को जगह बनाने का मौका मिलता है। और उस जगह बनाने का नतीजा ये देखिए कि कॉरपोरेट के पक्ष में नीतियां बनेंगी, चाहे किसानों की नीतियां हो या दूसरी नीतियां हो। आज की खबर यही है कि ओरेकल जैसी बड़ी आईटी कंपनी ने 30,000 लोगों को पिंक स्लिप थमा दिया, उसे नौकरी से निकालने की नौबत आई है। कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि टीसीएस ने 12,000 लोगों को नौकरी से निकाल दिया। जिस आईटी सेक्टर के बूते 1991 के बाद की अर्थव्यवस्था की बुनियाद रखने की बात हो रही थी, जिसने भारत के अंदर एक कामकाजी मध्य वर्ग की स्थिति को किसी प्रकार जिंदा रखा था, उस आईटी सेक्टर के भीतर एक तरफ युद्ध की परिस्थितियों की वजह से तो दूसरी तरफ एआई के साथ या क्वांटम टेक्नोलॉजी की जो बात हो रही है उसके साथ तालमेल न बिठा पाने की वजह से
जो नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है वो नुकसान दरअसल आईटी सेक्टर का नहीं है, इस देश के अंदर एक बड़े उपभोक्ता वर्ग को खोने जैसी स्थिति है, जिस उपभोक्ता वर्ग ने इस देश की बची खुची मैन्युफैक्चरिंग को काफी हद तक संभाल रखा है। लेकिन सत्ता के आर्थिक नीति नियंता, सत्ता के विदेश नीति नियंता, सत्ता के सामाजिक नीति नियंता, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हो क्या रहा है। फर्क इससे पड़ता है कि चुनाव अभियान के दरमियान कभी काफिले में एम्बुलेंस आ जाए तो उसे सद्भावना के तौर पर दिखाया जाए कि गाड़ी रोक दी। जहां तक मेरी जानकारी है, वीवीआईपी के काफिले में एम्बुलेंस क्या, किसी भी गाड़ी को आमतौर पर आने की इजाजत नहीं होती। लेकिन इसी परिस्थिति में यह भी देखा जा रहा है कि प्रधानमंत्री जिस राज्य में जाते हैं उस राज्य के परिधानों में नजर आते हैं, और परिधानों में जब प्रधानमंत्री दिखने लगे तो सत्ता और सिस्टम किस प्रकार से नागरिक समाज को अलग तरीके से मोड़ने की जो कोशिश कर रहा था, उसके अंदर सामाजिक न्याय का मुद्दा भी तो है। सामाजिक न्याय के साथ साथ लैंगिक समानता का भी मुद्दा है, ओबीसी ईबीसी वर्ग के बीच की सामाजिक चेतना का भी मुद्दा है, तो दलित समाज या आदिवासी समाज के अंदर की सामाजिक परिस्थितियों का भी मुद्दा है, जिनके लिए कभी पेशा कानून लाया गया, जिनके लिए कभी एससी एसटी एक्ट लाया गया, जिनके लिए ओबीसी कमीशन बनाया गया और जिनके लिए कभी रोहिणी कमीशन की बात की गई। लेकिन सरकार एक के ऊपर एक सब पर सारी फाइलों को ठंडे बस्ते में रखकर बैठी हुई है, और इन सब के बीच 55-60 सालों में सबसे बड़ी बेरोजगार फौज, जी हां, दुनिया की सबसे बड़ी बेरोजगार फौज भारत के भीतर खड़ी हो गई। लेकिन इन असफलताओं पर सवाल कहां उठेंगे? सवाल संसद में राहुल गांधी उठाएंगे, अखिलेश यादव और महुआ मोइत्रा उठाएंगी। सवाल उठाने वालों के ऊपर निशिकांत दुबे जैसे लोग संसद के अंदर व्यक्तिगत हमले की स्थिति में लाकर खुद को खड़ा पाएंगे। और रही बात आसन से सदन के संचालन की, तो आसन से सदन के संचालन की परिस्थितियों में आसन के खिलाफ ही अविश्वास प्रस्ताव जैसी स्थितियों से यह देश दो चार हो चुका है। आखिर सवाल उठे तो कहां उठे? और जनता के भीतर 5 किलो राशन से ऊपर जनता की कोई भूमिका भी है, ये सवाल नीचे से आए तो कैसे आए? इसी सवाल के इर्द गिर्द मौजूदा दौर में सत्ता की सफलता और विफलता, इन दोनों के निष्पक्ष आकलन से बचने के लिए चुनाव को बीच में लाकर खड़ा कर दिया जाता है। यूं कहे कि चुनाव अपने 5 साला लोकतांत्रिक जलसे के साथ खड़ा हो जाता है। लेकिन चूंकि 5 साला जलसे के लिए 5 साल पर ही परिस्थितियां निर्मित हो, अब इसके लिए एक नया विधेयक भी लाया जा रहा है कि बार बार चुनावी अग्नि परीक्षा न देनी पड़े, एक बार में ही 5 सालों तक सत्ता के निर्बाध संचालन का लाइसेंस प्राप्त हो जाए। लिहाजा वन नेशन वन इलेक्शन की बातें कही जा रही है। बंगाल की परिस्थितियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अनुकूल नहीं है। वो आजकल बंगाल जा भी नहीं रहे, असम जा रहे हैं, दूसरे राज्यों में जा रहे हैं, बंगाल बहुत कम जा रहे हैं। और जब बंगाल बहुत कम जा रहे हैं तो उस परिस्थिति में ममता बनर्जी ने जिस प्रकार से अपनी आइडेंटिटी को बांग्ला आइडेंटिटी से जोड़ दिया है, उसके बाद बीजेपी के पास बांग्ला आइडेंटिटी का मुकाबला करने के लिए कोई ममता बनर्जी के टक्कर का चेहरा नहीं। और जब चेहरा नहीं है तो चेहरा विहीन चुनाव में आखिर नरेंद्र मोदी के चेहरे का इस्तेमाल कितनी जगह होगा? नरेंद्र मोदी के चेहरे पर गुजरात में चुनाव, नरेंद्र मोदी के चेहरे पर केंद्र में चुनाव, और नरेंद्र मोदी का चेहरा ही इस देश के अंदर मौजूदा दौर में सिस्टम को सत्ता पर हावी करने की कोशिशों के साथ एक ऐसे चेहरे के रूप में जब उभरने लगे जहां आर्थिक तरक्की की रफ्तार लगभग रुक सी गई हो, या धीमी पड़ गई हो, विदेश नीति फेल होने की स्थिति में हो, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की स्थिति अलग अलग राज्यों से बनाने में सत्ता से जुड़े अनुषांगिक संगठन के बयान ही परिस्थितियों को निर्मित करते रहे हो, तो उस हालात में स्वाभाविक है कि कोई भी राजनेता अपनी तमाम असफलताओं को चुनावी सफलता से ढकने की कोशिश करेगा। नरेंद्र मोदी भी वही कर रहे हैं, अमित शाह भी वही कर रहे हैं, और काफी हद तक कहे तो केंद्र सरकार में बैठे तमाम लोग यही करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सवाल घूम फिर करके एक ही आता है कि क्या वाकई एक जागृत लोकतंत्र, जिस जागरूकता के साथ एक स्ट्रक्चर्ड बहुत ही बुनियादी लोकतांत्रिक ढांचे के साथ जिस नागरिक समाज की कल्पना करता है, क्या वो नागरिक समाज दक्षिण भारत के राज्यों और बंगाल के अलावा कुछ हद तक यूपी बिहार को देखें, उसके अलावा सांप्रदायिकता और जाति के नैरेटिव से निकलकर वाकई बुनियादी सवालों के साथ खड़े होने की स्थिति में है? देखते हैं 5 राज्यों के चुनाव नरेंद्र मोदी के लिए वाटरलू भी साबित हो सकते हैं, क्योंकि एक तरफ
75 बसंत देख चुके नरेंद्र मोदी के लिए संघ के अंदर भी समर्थन घटता जा रहा है। आरएसएस के भीतर से समर्थन का घटना, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में सत्ता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, सत्ता का बहुत ही चुनावी रूप से डवाडोल स्थिति में आगामी चुनाव में होना, कई सारी चीजों की तरफ इशारा करता है कि क्या ये सत्ता वाकई अपनी उम्र पूरी कर चुकी है। क्योंकि सत्ता यदि अपनी उम्र पूरी कर चुकी है तो इसका सबसे पहला एहसास तो चंद्रबाबू नायडू को होना चाहिए। तो क्या नायडू इन 5 राज्यों के चुनावी नतीजे का इंतजार कर रहे हैं? इंतजार कीजिए। परिस्थितियों को निर्मित होने से पहले ही उसे डिफ्यूज करने की जो कोशिश नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अब तक होती रही है, कम से कम बंगाल और चुनावी राज्य यदि असम को छोड़ दे जहां भारतीय जनता पार्टी मुकाबले में है, तो बाकी राज्यों की स्थिति यही है कि बीजेपी को बहुत कुछ मिलता दिखाई नहीं दे रहा। और अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर जिस प्रकार से सरकार के सामने फेल्योर की स्थिति है, अगर ये चुनाव भी असम के बाहर भारतीय जनता पार्टी नुकसान की स्थिति में है, तो निश्चित तौर पर मोदी के लिए फेस सेविंग का दूसरा रास्ता नहीं मिलेगा। और स्थितियां तो वैसे निर्मित हो गई हैं कि बंगाल में यदि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत कर आती है, तो आखिर कितने लोग इस बात पर भरोसा करेंगे कि वो चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष हुए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।